नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सृजन नवाचार में। आज मैं आपके समक्ष पुनः एक नई शिक्षण योजना को लेकर उपस्थित हुई हूँ जो संस्कृत व्याकरण प्रकरण संधि से लिया गया है। तो चलिए देखिए इसका निर्माण कैसे किया गया है। वही शिक्षण योजना, दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि और चक्र, लर्निंग आउटकम। संधि और संधि विक्षेप को बच्चे भली भांति समझते हैं। स्वरों में परिवर्तन होता है तब स्वर संधि होता है, बच्चे परिचित हैं। बच्चे दीर्घ संधि, गुण संधि के नियमों को समझकर संधि एवं संधि विक्षेप कर लेते हैं। बच्चे अच एवं हल समझ लेते हैं। प्रकरण संधि। आज मैंने संधि में स्वर संधि में 2 संधियां मैंने ली हैं, दीर्घ एवं गुण। बहुत बड़ा प्रकरण है, इसको कई भाग में मैं आपके समक्ष रखूंगी। सीखने सिखाने की सामग्री, पुस्तक दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री, माहेश्वर सूत्र एवं प्रकरण को दर्शाता चार्ट एवं चित्र। इस श्लोक के माध्यम से हम ये जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र निकला कहाँ से है। बहुत प्रचलित कथा है कि पाणिनि के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। इसमें उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया था और उनके हर एक बार जो उन्होंने बजाया उसमें एक सूत्र निकला जिसको हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं, जिसको पाणिनि की बुद्धि ने उसको महसूस किया और उसको अंकित किया। तो चलिए पहले ये सूत्र हम देखते हैं। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का मुनौ पंचवारम उधर तु कामः सनकाधिसिद्धान् एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। कहा गया है कि जो नटराज राज है यानी भगवान शिव हैं, उन्होंने नृत्य के समय अपने डमरू को यानी ढक्काम को, अपने डमरू को बजाया। कई बार बजाया? 9 पंचवारम, 9 5 यानी 14 बार उन्होंने बजाया। सनक जो एक ऋषि थे, ऐसे 4 ऋषि थे, सनक आदि ऋषि, जो ने इसको महसूस किया और इसी को शिव सूत्र जाल के नाम से यानी माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधि चरण, प्रथम चरण वार्तालाप, अवधि 5 मिनट, आकलन विधि, प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। शिक्षक: बच्चों, हम सुबह से शाम तक कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। इस संसार में बिना नाम के कोई वस्तु नहीं है। वाणी इन्हीं वर्णों का सार्थक समूह है। शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से पूर्व ज्ञान का परीक्षण करेगा। विद्यालय कितने शब्द से मिलकर बना है? शब्दार्थ का संधि विक्षेप क्या होता है? शिक्षण प्रारंभ। बच्चों, आज हम लोग संधि प्रकरण के माध्यम से स्वर संधि में दीर्घ एवं गुण के विषय में अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात शिक्षक द्वारा संधि की परिभाषा एवं दीर्घ और गुण स्वर संधि को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। परिभाषा: 2 समीपवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, 2 समीपवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर देखिए संधि के भेद। संधि के 3 भेद माने गए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चों को थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी होगा। फिर अब हमारा क्या है, स्वर संधि में हम आएंगे। अब स्वर संधि क्या है? 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। और हमें आज पढ़ना क्या है? दीर्घ और गुण संधि ही पढ़ना है। अब स्वर की बात करते हैं तो हम अच की बात करते हैं, अभी आगे हम बताएंगे। अब देखिए दीर्घ में ये सारे उदाहरण मैंने दे रखे हैं यहाँ पे। फिर चरण, शिक्षण के मध्य, अवधि, आकलन, विविध प्रश्नों को पूछकर सहभागिता एवं प्रतिक्रिया। शिक्षक के द्वारा अभी तक संधि प्रकरण में जो पढ़ाया गया उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। संधि का क्या अर्थ होता है? संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तत्पश्चात शिक्षक स्वर संधि के प्रथम 2 संधि, दीर्घ एवं गुण संधि की परिभाषा बच्चों को बताएगा और श्याम पट पर बच्चों से अभ्यास कराएगा। दीर्घ संधि: अकह सवर्णे दीर्घ, ये इसका सूत्र है दीर्घ संधि का। इसको अकह क्यों कहा गया? ये देखिए माहेश्वर सूत्र है 1 से 4 तक। अभी मैंने पूरी कहानी आपको बताई थी माहेश्वर सूत्र का। तो इसको
अकह सवर्णे क्यों कहा जाता है? सवर्ण मतलब एक जैसे वर्ण। अकह यानी अ, ई, उ, री, ली, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जितने हमारे, ये हमारा इति है, ये केवल प्रत्याहार बनाने के लिए है, इसका कोई अर्थ नहीं है, लोप हो जाता है संस्कृत विषय में। तो इसमें कहा गया अकह सवर्णे दीर्घ, यानी अ, ई, उ, री और ली, यहाँ तक इसको अक इसलिए कर दिया गया, संक्षेपीकरण कर दिया गया जैसे लोगों को याद रहे। तो ये इसका वो हो गया, सूत्र हो गया। आगे देखिए, अ, ई, उ, री, ली यानी अकह, इन वर्णों में छोटा वर्ण यानी जिसको हम ह्रस्व कहते हैं, या बड़ा वर्ण जिसको हम दीर्घ कहते हैं, के बाद उसी जाति का यानी उसी जाति का ह्रस्व या दीर्घ वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, यानी दोनों के स्थान पर क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा, इसीलिए इसको दीर्घ संधि भी कहते हैं। जैसे अ प्लस अ बराबर अ, यानी अगर इस ढंग से आएगा तो भी अ आएगा, यानी दीर्घ ही होगा, ये होगा तो भी दीर्घ ही होगा, ये होगा तो भी दीर्घ होगा, और ये होगा तो भी दीर्घ होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ शब्द धन अर्थ बराबर शब्दार्थ, हिम धन आलय बराबर हिमालय, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। आप देखिए कुछ भी आया हो लेकिन कहा गया सवर्ण, मतलब उसी जैसा वर्ण हो, उसी जाति का अक्षर हो, तो ये हुआ हमारा दीर्घ। अब आगे देखिए, ई के सामने आए तो रविधन इंद्रा रविंद्रा, रविधन ईशः रवीशः, उ के सामने आया तो गुरुधन उपदेशः गुरुपदेशः, री के सामने आए मातृधन ऋणम मातृ ऋणम। अब दूसरी जो संधि है वो गुण संधि है, जिसको हम, इसके सूत्र है आद गुणः। जब अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ अथवा री या री आते हैं तो क्रमशः क्या होता है? देखिए, आ धन ई बराबर ए हो जाएगा, आ धन उ बराबर ओ हो जाएगा, आ धन री बराबर अर हो जाएगा, आ धन री बराबर अल हो जाएगा। जैसे नर धन इंद्र, तो क्या हो गया? नरेंद्र, ई जो है वो ए में बदल गया। सूर्य धन उदय हो गया सूर्योदय, तो यहाँ देखिए आपका उ जो है वो ओ में परिवर्तित हो गया, सूर्योदय। सप्त धन ऋषि, सप्त ऋषि, यहाँ देखिए ये अर में परिवर्तित हो गया, यानी यहाँ उड़ंती रा लग गया। तव धन ऋकार, यहाँ हो गया तवलकारः, ये अल में परिवर्तित हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा गुण संधि, जो बच्चों को हमें समझाना है। ये ज़रूरी है ये बच्चों को पूरा याद हो, और एक एक चीज़ उनसे आप क्लियर करते हुए चलिए। सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि पहला जो हमारा होगा वर्ण वो अ या आ ही होगा, उसके बाद आएगा, उसके बाद ई उ री यल री आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दीर्घ में मैंने क्या बताया है? दीर्घ में बताया है कि सवर्ण उसी के जाति का वर्ण होगा, लेकिन गुण उससे परिवर्तित है। आ के बाद अ या आ के बाद वो उसके सवर्ण नहीं होंगे, उससे विपरीत वर्ण होंगे, जैसे ई उ री या री। ये समझ में आया? फिर शिक्षण के पश्चात शिक्षक बच्चों को पुनः संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का मेल और तीसरे नवीन शब्द की रचना बताएगा। संस्कृत व्याकरण का भय जो उनके मन में व्याप्त है दूर करने का प्रयास करेगा। प्रत्येक बच्चे से श्याम पट पर एक दीर्घ एवं गुण का उदाहरण लिखने को कहेगा। तत्पश्चात उनकी समझ को कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानने का प्रयास करेगा। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकह सवर्णे दीर्घ। गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुण। अकह में कितने वर्ण होते हैं? अ, ई, उ, री और ली। परमार्था में कौन सी संधि है? तो बच्चों को कहिए, उसको करके देखें तो आ जाएगा तुरंत कि यहाँ दीर्घ संधि है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो यहाँ देखिए कि सूर्योदय, देखिए कि इसमें गुण संधि है, तो जब बच्चों से कहेंगे तो उ ओ में कैसे परिवर्तित होता है वो समझ जाएंगे। गतिविधि बच्चों को दो समूह में बांट दिया जाएगा। एक समूह स्वर यानी अच, दूसरे समूह को व्यंजन यानी हल की भूमिका में रखा जाएगा।
स्वर समूह वाले बच्चों से माहेश्वर के 4 सूत्र अर्थात अच, माहेश्वर के जो 4 सूत्र मैंने बताया है, ये अच रखा जाता है, प्रत्याहार यानी संक्षेप कर दिया जाता है कि अ और च के बीच में जितने भी आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्वर होते हैं, को सुनाने को कहेगा। व्यंजन समूह वाले बच्चों से अच स्वर है तो व्यंजन क्या है, बच्चे हल बताएंगे। फिर प्रत्येक बच्चे से दीर्घ और गुण संधि का उदाहरण एवं परिभाषा भी पूछा जाएगा। शिक्षक की भूमिका सहयोगात्मक रहेगी। गृह कार्य रहेगा या रहेगी। सभी छात्र दीर्घ एवं गुण संधि का सूत्र एवं परिभाषा याद करके आएंगे। माहेश्वर सूत्र में अच अर्थात 4 को लिख कर लाएंगे। आगामी कार्य योजना बच्चों को संस्कृत व्याकरण में रुचि पैदा करते हुए संधि प्रकरण को सरलतम विधि से आगे इसी प्रकरण को ध्यान में रखते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद।